मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेरे प्रिय भाई, मेरे छोटे भाई जिनका नाम है अमित कुमार सिंह, जिन्होंने CISF में ज्वाइन किया है। 25 तारीख को उनका ज्वाइनिंग है। तो हम चाहते हैं कि वे इस मंच पे आएँ और सही बच्चों को मोटिवेट करें, ताकि कैसे बच्चे पढ़ेंगे कि आगे भविष्य में सफल हो पाएंगे और अपने माता पिता, गांव, शहर का नाम रोशन कर पाएंगे। तो हम अपने भाई को बुलाना चाहेंगे, जिनका नाम अमित कुमार सिंह है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम कैसे देना है, 10th में कैसे अच्छा मार्क्स लाना है, उसके बारे में बताएंगे। उसके पहले हम अपने जॉब के बारे में बताना चाहते हैं कि क्या है जॉब और उसमें क्या क्या करना होता है। तो ये जो है CISF जो है देश के मतलब एयर डिफेंस के अंतर्गत ही आता है। अच्छा खासा यानी टॉप 10 के अंदर का ये 3 नंबर पे आता है और इसी में मेरा क्या है जॉब लगा हुआ है। और इसी में हमको कल यानी परसों 23 को जाना है और ज्वाइन करना है। तो ये इसका फुल नेम होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें वर्क वगैरह करते हैं वो हवाई अड्डे या फिर मेट्रो जो होता है उसमें रहते हैं। उसमें क्या होता है कि हवाई अड्डे पे जो भी टेररिस्ट वगैरह आतंकी हमला होता है तो उसकी जांच वगैरह करना होता है। और मेट्रो का नाम सुना है ना सब कोई? मेट्रो एक ट्रेन ही है, वो जो है अभी कोलकाता में शुरू हुई है, उसमें वो सारे रहते हैं। तो उसमें भी जो है टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह जो है उसको रोकने के लिए वो सारे कार्य वर्क करते हैं। और यही हमारा भी काम है, ये यहाँ हम भी जाकर इसमें वही वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो अब जो है मोटिवेशन की बारी आती है। तो सबसे पहले जो है हम अपने बारे में बताएंगे तो शायद ही आप लोगों को इससे भी थोड़ा सा ये मिलेगा कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम 10th से स्टार्ट करते हैं कि 10th में हमने क्या किया। 10th में जब हम थे तो पूरा का पूरा फोकस हमारा 10th पे ही था। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम थोड़ा सा भी नहीं सोच रहे थे। 10th में अच्छा से पढ़ाई किया। अच्छा से क्या मतलब समझ रहे हो ना? अच्छा का मतलब अच्छा से पूरे कंसंट्रेशन के साथ 10th में अच्छा से पढ़ाई किया और इसको जो है 10th का एग्ज़ाम दिया। अच्छा खासा नंबर मार्क्स आया था उस टाइम, 377 मार्क्स आया था। ठीक है, उसके बाद 11th में भी जब गया मैंने तो 11th में भी पूरा फोकस जो है 11th और 12th पे ही था। 11th और 12th पे ही था, यानी कि फ्यूचर की कोई हमको जो है टेंशन नहीं थी। भैया थे खर्चा वगैरह अच्छा खासा दे रहे थे। और इसमें जो है 11th और 12th का ही मैं प्रिपरेशन उस समय भी कर रहा था। फ्यूचर में क्या बनूंगा, क्या एम है, उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि पहले से एम मेरा नहीं था। तो मेरा पहले से एम नहीं था। और सबसे पहले सोचे कि बोर्ड जो भी है, बोर्ड का एग्जाम सबसे अच्छे से देंगे और उसके बाद ही जो है आगे क्या होगा उसके बारे में सोचेंगे। तो 11th और 12th भी अच्छा खासा जो है इसमें भी मार्क्स आ गया था। उस समय 2017 में दिया था 12th का एग्ज़ाम। तो उस समय जो है थोड़ा सा जो है मार्क्स वगैरह में थोड़ा सा हेर फेर हुआ था बिहार सरकार द्वारा। तो उस समय मेरा 309 था 12th में। ठीक है, तो इसमें भी अच्छा खासा नंबर आ गया था, यानी कि ग्रेजुएशन में मेरा जो है एडमिशन अब हो सकता था। एडमिशन मैंने ग्रेजुएशन में लिया जगदम कॉलेज छपरा, JP यूनिवर्सिटी। अब वहाँ पे मैंने क्या किया कि जब जगदम कॉलेज में मैंने क्लास करना शुरू किया तो वहाँ पे क्लास नहीं होता था, अच्छे से नहीं होता था। अगर आपको ग्रेजुएशन पढ़ना है तो यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले ही नहीं सकते हैं, लेने का थोड़ा सा प्रयास भी नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाई ही नहीं होता है। आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई करना है तो पटना मगध यूनिवर्सिटी है, इन सारे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाई वगैरह नहीं होता है। तो हम क्लास लगभग 1 मंथ तक गए थे। कोई टीचर आता था, कोई नहीं आता था। तो हम सोचे कि झूठ मूठ का ये टाइम पास है। ठीक है, अब वहाँ पे मैंने क्या किया कि अब जो है मेरी फैमिली कंडीशन थोड़ा सा वहाँ पे उस समय वीक था। सिर्फ भैया ही थे कमाने वाले, और जो नंदन भैया को सब कोई पहचानता है ना, तो वो जो थे उनका भी पढ़ाई चल रहा था बीटेक का। वहाँ पे भी थोड़ा खर्चा वगैरह ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि 11th और 12th हो गया, अब ग्रेजुएशन क्या करना है, ग्रेजुएशन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, डिग्री सिर्फ ले लेंगे। और यहाँ से 12th के बाद जो है अपना जो है एम निर्धारित किया। एम निर्धारित ऐसे किया कि सोचे पहले कि जो है सबसे कम समय में पहले जॉब कैसे लिया जा सकता है। तो हमको सुझाव आया डिफेंस।
डिफेंस लाइन में जाइए, सबसे पहले सबसे जल्दी जो है इसमें जॉब होता है। तो डिफेंस में जो है आर्मी देखा, एयरफोर्स देखा, नेवी देखा। एयरफोर्स में 2 बार जो है रिजल्ट हुआ था, एक बार मेरिट से छटे थे और एक बार 0.5 मार्क्स से छटे थे। तो एयरफोर्स में और नेवी में जो है अभी जो फिलहाल एग्जाम दिया था इसके पहले, इसमें भी 0.5 मार्क्स से छटे थे। अब जो है थोड़ा सा तंग आ गए थे, लेकिन ये जो CISF था, मैं इसका एग्ज़ाम जो है 2019 में ही दिया था, 2019 में ही दिया था। तो इसमें मेरा मार्क्स लगभग 83 था, 83 आया था, यानी कि 100 में 83 था। और इसका जो कट ऑफ गया था, यानी कि जिस बंदे का हुआ इसमें जॉब, वो 78 था, यानी कि 78 के ऊपर जिनका जो है मार्क्स था उन सबका जॉब हो गया था इसमें, यानी कि उनका मेरिट लिस्ट में आ गया था नाम। तो हम क्या थे, तो यहाँ पे डिफेंस चूज किया, और डिफेंस चूज करने के बाद जो है इसका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, उसको मैंने चूज किया, यानी कि NIA। इसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन शुरू किया कि यदि मैं इसको निकाल दूंगा तो इसके नीचे जो भी एग्ज़ाम्स हैं डिफेंस के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे निर्धारित करके जाएंगे कि ये 100 सीढ़ी है, 100 सीढ़ी में हमको 80 सीढ़ी पूरा चढ़ना है, तो आप नहीं भी चाहिएगा तो लगभग 60 सीढ़ी तक आप जा सकते हैं। अगर आप निर्धारित कीजिएगा 60 सीढ़ी ही हम चढ़ेंगे तो आप कम ही चढ़ पाइएगा, क्योंकि कितना भी आप जो है कभी भी एम निर्धारित कीजिएगा तो बड़ा ही एम निर्धारित कीजिएगा, बड़ा एम निर्धारित कीजिएगा तो छोटा एम अपने आप ही आप हासिल कर सकते हैं। बड़ा एम रखो और उसके बाद छोटा एम को पा लेने के बाद बड़े एम में लग जाओ। यानी जैसे मैं CISF पा लिया हूँ, मेरे लिए छोटा नहीं है, अच्छा खासा है, लेकिन इसके बाद ही मेरा जो है एम है BPSC, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि इसको जो है क्वालिफाई करना है मेरा एम। तो इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन जो है मेरा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। JP यूनिवर्सिटी जो है 4 साल लगभग लगा देती है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में, JP यूनिवर्सिटी। तो अभी मैं फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिया हूँ, इसके बाद जो है CISF में जाकर उसमें भी पढ़ाई करूँगा और इसको क्वालिफाई करूँगा। मेरा ये जो है ये एम था, ये जो है 12th के बाद जो मैंने एम निर्धारित किया डिफेंस, उसमें ये वाला एम था और ये वाला अभी हम प्राप्त कर चुके हैं। तो इसमें जाकर अब इसका प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब इससे क्या होगा कि यानी कि जो है थोड़ा सा इनकम भी आने लगेगा और फैमिली कंडीशन भी सुधर जाएगा और आगे की पढ़ाई जो भी है विदाउट टेंशन होगी। तो ये था मेरा जर्नी। अब यहाँ पे ज्वाइन करूँगा और आगे भी पढ़ाई करूँगा और आगे की भी तैयारी करूँगा। दैट्स ऑल। और किसी को कोई डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड, कैसे पढ़ना है, कुछ भी कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। अच्छा चलो पूछो, हम बता देते हैं कैसे पढ़ना है। अभी का जो है, जो आप लोग 10th क्लास में हो, सबसे बड़ा डाउट ये है कि आप 10th क्लास में जब हो तो सिर्फ आप 10th क्लास का ही जो है अच्छा से मार्क्स वगैरह लाने का प्रयास करते हो ना। इसके लिए क्या करते हो, यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है घर पे जाते हो उसको फिर रिपीट टेलीकास्ट करते हो, यानी कि बार बार उसको क्या करते हो, रट्टा मारते हो ना। तो ये ना मारकर जितना देर रट्टा मारते हो, जितना देर लगाते हो रट्टा मारने में, उतना ही देर, यानी कि जब आप एक लाइन को 10 बार 2 मिनट में पढ़ रहे हो तो इस 10 बार को ना पढ़ के माइंड को शांत करके 2 बार ही पढ़ लोगे ना, तो ये पूरे लाइफ तक याद रहेगा। और मैं अपनी जो है एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यदि आप जो 6 क्लास में पढ़े हैं, 7th में पढ़े हैं, 8 में, 9, 10, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ये सारे जो है इन्हीं सारे से क्वेश्चन बनते हैं आपके आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। तो इसलिए अभी जो है जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो उसको ऐसे एब्जॉर्ब करो कि मतलब कि वो आपको लाइफ में कभी भी आपसे उसके बारे में पूछा जाए तो आप उसमें 10 वर्ड लगभग बोल सको, उसके बारे में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज हो। तो जो भी पढ़ाया जाता है पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और उसको जो है मतलब आसान भाषा में जो है समझने का प्रयास कीजिए।
जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे जो है अच्छा इंग्लिश में कहावत है कि जो है टीचर जो है, इफ़ यू अंडरस्टैंड से अंडरस्टैंड, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड से डोंट अंडरस्टैंड, इफ़ यू से अंडरस्टैंड एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एंड यू से डोंट अंडरस्टैंड, देन हाउ कैन टीचर अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड। यदि आपको टीचर यहाँ पे समझा रहा है, पूछ रहा है कि आप समझ रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि हाँ समझ रहे हैं, चलिए ठीक है, समझ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं समझ रहे हैं। अगर आप नहीं समझ रहे हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि समझ रहे हैं, तो फिर टीचर कैसे जानेगा कि आप समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं? टीचर तो जान रहा है कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। क्या होता है ना कि कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर में बच्चे आके बोलते हैं कि हाँ सर समझ रहे हैं, इधर उधर देखेगा और बोलेगा टीचर कि समझ रहे हो, हाँ समझ रहे हैं, तो फिर टीचर तो को लगा कि क्या आप समझ गए और आपको तो कोई कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ पे फ़ायदा किसका है? टीचर का टाइम निकल गया, आप घर जाइए, बस यही है। तो आपको जो भी पढ़ाया जाता है, आपको उसमें कोई भी डाउट हो, आप एक्स्ट्रा समय ले लीजिए या फिर उसी समय पूछिए। मनी पैसा देते हैं ना, तो फिर पैसा का पूरा फ़ायदा उठाइए। पैसा का एक एक जो है पाई पूरा हिसाब टीचर से ले लीजिए। जहाँ भी समझ में नहीं आया आप उसको समझिए, नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से सलाह लीजिए कि क्या है सर, कैसे हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि यही लाइफ होता है पढ़ने का। और मोटिवेशन का बात आता है तो सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन आप खुद हो। आपका जो प्रॉब्लम है, आपका फैमिली कंडीशन है, आपके जो भी अंदर के तकलीफ है, वो सब आपका जो है मोटिवेशन है। जब भी दिमाग में गलत ख्याल आए कि ये कर लूँ वो कर लूँ, तो एक बार माता पिता का जो है चेहरा आँखों के सामने देख लेना और सोचना कि ये जो है पैसा दे रहा है, खर्चा या वगैरह जो भी है, वो किस लिए दे रहा है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो क्या आपका फैमिली कंडीशन जो है सही हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार जो है आप अपने कंडीशन को देख लीजिएगा। ये सबसे बड़ा आपके लिए मोटिवेशन है, आपका खुद का प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं उसको पहले देखिए कि क्या मैं ये काम करूँगा तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। आपका तो जो है यहाँ पे आने का जो रीज़न ही नहीं है कि आप यहाँ पे आ ही रहे हैं, तो क्यों आ रहा है? पढ़ाई करने के लिए। सिंपल है, पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए आगे कुछ कीजिएगा ना पढ़ाई करके, कि सिर्फ जाकर फिर आप बेलना बोलिएगा और आप जो है गोबर उठाइएगा, कुछ बनिएगा। तो उसके लिए आपको डिग्री नहीं, अंदर से पूरा अच्छी तरह से पढ़ना होगा। और मैं बता रहा हूँ कि आप 12th तक अच्छी तरह से बिना फ्यूचर की चिंता किए हुए पढ़ लेते हैं तो आगे आपको जो है किसी भी जो भी आपका एम है उसमें आप आसानी से जो है उसको पा सकते हैं। इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, हाँ इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट कीजिए लेकिन लिमिट में, उसका भी एक समय होता है। अब गए निकले 10 बजे और आए 5 बजे शाम को, तो हो गया पढ़ाई। तो इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपनी फैमिली कंडीशन को देखिए, या फिर आप ये सोच लिए, अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि क्या मैं ये करूँगा तो आगे ये जो मेरा एम है इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं। प्रभाव पड़ेगा तो छोड़ दो, उसको मत करो। एम से बढ़कर कोई और होता है क्या? नहीं होता है। तो इसलिए एम को नंबर 1 में अपने माइंड में बैठा कर रखो कि मुझे ये करना है, इसके लिए मैं कुछ भी त्याग सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो। इसलिए पहले रीज़न बनाओ कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तो किस लिए आ रहा हूँ, अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। ये आपका रीज़न होना चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ने। अच्छी तरह का मतलब इसको हल्के में मत लेना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। पूरे कंसंट्रेशन के साथ अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा ना, तो आगे कोई भी आपका परेशानी वगैरह नहीं होगा। आगे आपका जो भी एम है आप आसानी से उसको अचीव कर पाइएगा। ठीक है, तो इसलिए आप रीज़न पहले बनाओ। रीज़न ये भी तो हो सकता है कि अच्छी तरह से नहीं पढ़ूंगा, मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो मेरी जो है शादी वगैरह अच्छी तरह से नहीं होगी। ये भी तो रीज़न हो सकता है ना। सबसे बड़ा तो यही आप लोगों के दिमाग में चलता होगा। तो ये भी एक रीज़न है, और इसी को रीज़न मान कर पढ़ो ना, लेकिन पढ़ो।
तो आई होप कि आपको इस सारे जो है वर्ड हम जितने भी यूज़ किए, जितने भी बोले, आपको इससे फ़ायदे हुए होंगे, कुछ जो है मोटिवेशन मिला होगा। और हाँ, इस बात को ध्यान में रखना कि मोटिवेशन का मतलब ही होता है आपका खुद का प्रॉब्लम। जब भी आपको इंटरटेन करने का मन करे या फिर गलत काम करने का मन करे तो एक बार सोच लीजिएगा कि जो है मेरा इस फैमिली से कोई ये है कि नहीं, फ़ायदा है कि नहीं, मेरे फैमिली पे ये जो है प्रभाव डालेगा या नहीं। ओके, तो चलिए बढ़िया से पढ़िए, और जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है घर पे जाइए और उसको अच्छी तरह से समझिए। रट्टा मत मारिए, रट्टा मारिएगा सिर्फ आप यहाँ पे 400 नंबर ला सकते हैं 10th में। आगे आपको आपका जब जॉब नहीं लगेगा तब बोलेगा कि ये 400 नंबर लाकर तू किया क्या। इसलिए इस 400 नंबर को लाइए, लेकिन अच्छी तरह से पढ़कर। सिर्फ यहाँ पे रट्टा मार के भी लड़का लाता है 400 नंबर, रट्टा मार के भी 400 नंबर लाता है लड़का, लेकिन पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा तो आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा। ओके, तो अभी भी किसी के पास कोई डाउट या फिर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, कुछ नहीं पूछना है, दैट्स ऑल।